अध्याय 171 नीलामी 2। जब एल्डर फैंग ने एक और स्तर 4 आध्यात्मिक मन का देखा तो उसे अचानक लगा कि वह एक भिखारी है जो एक गंदे अमीर व्यक्ति से मिली थी। जब वह उस आध्यात्मिक मनके को देख रही थी जिस पर हर मार्शल आर्टिस्ट अपना हाथ रखना चाहता था तो उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे। इस तरह के एक आध्यात्मिक मनके को वैंग जियान ने लापरवाही से पकड़ रखा था, जो इसे पैसे के लिए बेचना चाहता था। उन्होंने इसे साधारण बात कहकर खारिज कर दिया। जियो यू भी दंग रह गई जब उसके भाई ने आध्यात्मिक मनका निकाला। उसने तुरंत अपने भाई की बांह पकड़ ली और कहा, मेरे टाइकून भाई, बस चलो चलते हैं। वांग जियान जियो यू को देखकर मुस्कुराया, अपने आप को धो लो, तुमने बदबू फैलाया। ठीक है। जियो यू ने वांग जियान को सिर हिलाया और खुशी से विला में वापस चला गया। विला में वापस जाने से पहले एल्डर फैंग ने वांग शियान को कड़ी नज़र से देखा। वांग शियान वापस गया और रसोई का निरीक्षण किया। जब उसने फ्रिज खोला तो उसे एहसास हुआ कि जियो यू और एल्डर फैंग ने बहुत सारा खाना खरीदा है। उसने एक साधारण नाश्ता बनाया और उसे खाते समय जियो यू का इंतजार करने लगा। वाह भाई, आपने नाश्ता बनाया, लेकिन हम इसे केवल अपने रास्ते पर रख सकते हैं। नीलामी शुरू होने वाली है। जियो यू रोमांचित थी क्योंकि उसने टेबल से कुछ खाना लिया और कुछ अपने मास्टर को सौंप दिया। क्या हम इतनी जल्दी में हैं? तो अब चलते हैं। वांग शियान ने खड़े होकर सिर हिलाया। नीलामी सुबह 10:30 बजे शुरू होती है और दोपहर 3 बजे समाप्त होती है। लगभग 10:30 बजे होंगे जब हम फ्लो सिटी पहुंचेंगे, एल्डर फैंग ने वांग शियान से कहा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। वांग जियान ने सिर हिलाया। उसने रक्त मूंगों को निकाला और बाहर की ओर चल दिया। फ्लो सिटी दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। शहर की समृद्धि रिवरटाउन के समान थी। यह एक दूसरे दर्जे का शहर भी था। हालांकि फ्लो सिटी प्रथम श्रेणी के शहर समर सिटी के निकट था। जैसे दो प्रांतों के अमीर और प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट फ्लो सिटी में आयोजित नीलामी में जा रहे होंगे। यहाँ नीलामी वस्तुओं की एक सूची है। चमत्कारी डॉक्टर वांग, आप ये देखने के लिए देख सकते हैं कि क्या कुछ आपकी नज़र में आता है या नहीं। एल्डर फैंग ने वांग शियान को एक अति सुंदर नीलामी पुस्तिका सौंपी। धन्यवाद। वांग शियान ने सिर हिलाया और जिज्ञासा के साथ पुस्तिका ले ली। पहला पेज 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस का परिचय था। 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस को प्रथम श्रेणी का बल माना जाता था, मुख्य रूप से कुछ वस्तुओं की नीलामी के लिए जो प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया और वर्तमान समाज से थीं। स्टारी सेक्रेट सेक्ट द्वारा प्रबंधित स्टारी ऑक्शन हाउस के अलावा 9 स्टार्स ऑक्शन हाउस घरेलू देश में शीर्ष नीलामी घर था। उनके द्वारा आयोजित प्रत्येक नीलामी कई धनी लोगों और विशेषज्ञों को आकर्षित कर सकती थी। यह नीलामी भी कुछ ऐसी ही थी। वांग शियान दूसरे पृष्ठ पर गया, जिसमें नीलामी के लिए पहला आइटम दिखाया गया था। ली बाई की प्रामाणिक सुलेख। स्वॉर्ड सेलेस्टियल के रूप में जानी जाने वाली ली बाई एक प्रसिद्ध प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट और एक शक्तिशाली जन्मजात विशेषज्ञ भी थी। स्वॉर्ड सेलेस्टियल नाम उनकी शक्तिशाली तलवारबाजी के लिए ताज पहनाया गया था। उसी समय उन्होंने अपनी तलवारबाजी को अपनी सुलेख में एकीकृत किया था। अफवाहों के अनुसार यदि कोई उसकी सुलेख से उसकी तलवारबाजी को समझ सकता है तो वह निश्चित रूप से दिव्य तलवार की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होगा। पहली वस्तु ली बाई की प्रामाणिक सुलेख संग्रह और खेती में उच्च मूल्य रखती थी। बोली $20 मिलियन से शुरू हुई थी। दूसरा आइटम एक एंटीक था जो पहले वाले जितना महंगा नहीं था, कई मिलियन की शुरुआती बोली के साथ। इसके बाद अन्य प्राचीन वस्तुएं, सहायक उपकरण और सभी प्रकार के गहने थे। उनके अलावा लाखों से लेकर अरबों तक की प्रसिद्ध तलवारें और जड़ी बूटियां जैसी चीजें थीं। बुकलेट के अंदर की कई चीजें वांग शियान को थोड़ा चौंकाती हैं। इसके अलावा कुछ गुप्त बातें भी थीं जिनका खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि पुस्तिका ने दावा किया कि ये आइटम विशेषज्ञों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। वांग शियान ने बुकलेट पलटी और उसे नीलामी की कुछ समझ थी। सुबह 10:10 पर कार उन्हें तेजी से फ्लो सिटी और समर सिटी के बीच की सीमा तक ले गई। यह क्षेत्र सुखद वातावरण वाला एक उपनगर था और इसके बगल में एक सुंदर झील थी। यह विला से भी घिरा हुआ था। कार आखिरकार नीलामी घर के सामने आकर रुकी, जहां उसके चारों ओर कई ब्रांडेड वाहन खड़े थे। 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस। वांग शियान कार से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। उन्होंने नीलामी घर के पास खड़े एक विशाल पत्थर के स्मारक को देखा क्योंकि यह एक राजसी खिंचाव दे रहा था। चल दर, ये लगभग समय है, एल्डर फैंग ने वांग जियान और जियो यू से कहा।
उन दोनों ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। कृपया अपना पास दिखाएं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े दो युवक बोले। एल्डर फैंग ने एक पास निकाला और उनमें से एक को दे दिया। आप प्रवेश कर सकते हैं, उन्होंने इसकी जांच करने के बाद सम्मानपूर्वक कहा। यंग मास्टर लियू, आप प्रवेश कर सकते हैं। इस समय दोनों युवकों ने अपने पीछे वाले व्यक्ति से आदर भाव से बात की। मम, किंग यू, 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस लियू परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करता है। मैं अब से उन्हें अच्छे गहनों की तलाश करवा दूंगी। पीछे से एक युवक की आवाज सुनाई दी। धन्यवाद, यंग मास्टर लियू। एक लड़की ने एक स्वर में उसे धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है, मुझे ये करना चाहिए, युवक ने कहा। वांग जियान, जो प्रवेश करने वाला था, युवक और लड़की के बीच बातचीत सुनकर रुक गया। उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। अरे, तुम अचानक क्यों रुक गए? कदम, पीछे से युवक की अधीर आवाज सुनाई दी। घूमने से पहले वांग शियान हिचकिचाया। जियो यू और एल्डर फैंग भी सवालों के साथ पीछे मुड़े। जियो यू ने लाल रंग की सुंदर लड़की को देखा और उसके होठों को खोल दिया। वह जल्दी से अपने भाई की ओर मुड़ी। इस समय वांग शियान ने जब उस लड़की को देखा तो अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया। वह अब भी वही थी जो लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी। पहले की तरह आकर्षक लग रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि वह ज्यादा अलग थलग और थकी हुई लग रही थी। वह लड़की लैन किंगयू थी। जब लैन किंगयू ने वांग जियान को देखा तो वह चौंक गई, हैरान हो गई और बहुत कुछ। उसे नुकसान का एक बड़ा एहसास हुआ। कैसे? वांग शियान ने अपना मुंह खोला। आप हाल ही में कैसे रहे? लैन किंगयू के स्कूल छोड़ने के लिए ज्यादातर वही जिम्मेदार था। वांग शियान ने हमेशा उसके प्रति दोषी महसूस किया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लैन किंगयू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसका चेहरा अभिव्यक्तिहीन रहा। मैं भी खुश हूँ, वांग शियान मुस्कुराया। युवा मास्टर लियू, जो लैन किंगयू के बगल में थे, वे चौंक गए जब उन्होंने वांग जियान और लैन किंगयू को फिर से देखा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे भयानक हो गई। हर कोई बता सकता था कि लैन किंगयू का इस लड़के के साथ कुछ रिश्ता था। किंगयू, वह कौन है? यंग मास्टर लियू ने गहरे भाव के साथ पूछा। बस एक सहपाठी, चलो चलते हैं, लैन किंगयू ने उत्साहहीन स्वर में उत्तर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। युवा मास्टर लियू ने मिश्रित अभिव्यक्ति के साथ लैन किंगयू के पीछे के दृश्य को देखा। इसके बाद उन्होंने वांग शियान को एक जोड़ी निर्दयी आंखों से देखा। वह वांग शियान के पास गया और फुसफुसाया, भाई, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। किंगयू से दूर रहें, अन्यथा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक जीवित नरक में रहोगे। वांग जियान पहले से ही बुरे मूड में था जब लैन किंगयू तुरंत चला गया। इसलिए जब उसने युवक को धमकाते हुए सुना तो वह अधीर हो गया। स्क्रैम, अध्याय 172, नीलामी 3। स्क्रैम, जब यंग मास्टर लियू ने वांग जियान को सुना तो उनका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने वांग शियान को ठंडेपन से देखा और एक भयानक रूप प्रकट किया। महान, महान, आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं। वांग शियान ने अधीरता से चलने से पहले उसकी आंखों में देखा। युवा मास्टर लियू ने वैंग जियान को ठंडेपन से देखा और उनकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। मिरेकल डॉक्टर वैंग, जो कि लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल है, लियू फ्यून अत्याचारी तलवार परिवार से एक प्रथम श्रेणी का परिवार है। उसके पास पहले से ही 27 साल की उम्र में एक स्तर 7 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी और वह तलवारबाजी में माहिर था। उन्होंने एक बार अपनी तलवारबाजी से एक ही स्तर के 3 मार्शल आर्टिस्ट को हराया और तब से उन्हें लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रतिभा जबरदस्त है। ये देखकर कि वांग जियान ने लियू फ्यून को अपना दुश्मन बना लिया था, एल्डर फैंग ने भौहें चढ़ा ली और उसे याद दिलाया। वांग शियान ने सिर हिलाया। हालांकि वह अपने आगे लाल पोशाक में आकृति पर केंद्रित था और एल्डर फैंग के रिमाइंडर पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर एल्डर फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस के भीतर की सजावट बेहद भव्य थी। जब कोई प्रवेश करता तो उसे एक विशाल हॉल दिखाई देता। अंदर टेबल कुर्सियां पहले से ही लगा दी गई थीं। बिल्कुल सामने लगभग 1 मीटर ऊंचा एक ऊंचा मंच था। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिसका इस्तेमाल नीलामी के लिए किया जाएगा। नीलामी घर को 2 मंजिलों में विभाजित किया जा सकता है। निचली मंजिल जनता के लिए थी और उसके ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल थी। दूसरी मंजिल के लिए वे ज्यादातर सूट थे। काफी संख्या में सूट थे जो कुल मिलाकर 20 से 30 थे। ये सूट वीआईपी सूट्स या ताकतवर लोगों के लिए नहीं थे। इसके बजाय ये सिर्फ एक बहुत ही साधारण सूट था।
कोई ग्राहक बाहर से सूट में आए लोगों को नहीं देख सकता था। ये निजी स्थान थे जिन्हें 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस ने अपने ग्राहकों के लिए तैयार किया था। हो सकता है कि कुछ ग्राहक दूसरों को ये बताना न चाहें कि उन्होंने नीलामी से कुछ बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की हैं। इसलिए वे एक सूट में प्रवेश करना पसंद करेंगे। देश के शीर्ष नीलामी घरों में से एक के रूप में 9 स्टोर्स नीलामी घर खरीदारों और विक्रेताओं की जानकारी के संबंध में 100% गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा। चलो एक सूट में जाओ। एल्डर फैंग ने लियू फेउन पर एक नज़र डाली, एक पल के लिए झिझके और जियोयू और वान जियान को दूसरी मंजिल पर एक सूट में ले गए। कोई अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सूट के भीतर भूतल पर क्या हो रहा था। अधिक से अधिक लोगों ने 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस में प्रवेश किया। यह नीलामी स्पष्ट रूप से अत्यधिक सफल रही, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। ये लोग बड़े पैमाने पर दक्षिणी प्रांत और इसके पड़ोसी 2 अन्य प्रांतों से थे। उद्यमी, बड़े संगठनों के निदेशक और प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों और संप्रदायों के मजबूत विशेषज्ञ थे। अमीर पुरुषों और मार्शल कलाकारों का अनुपात मोटे तौर पर 1:1 था। दूसरी मंजिल से वांग शियान लियू फेउन और लैन क्विंग्यू को ऊंचे मंच के पास एक मेज के चारों ओर बैठे हुए देख सकता था। लियू फेउन लैन क्विंग्यू को उत्साह से समझा रहे थे। वांग शियान ने दूर देखा और नीलामी के लोगों को देखना शुरू कर दिया। हेलिंग प्रांत से अत्याचारी तलवार का लियू परिवार, प्राचीन मुट्ठी संप्रदाय, डोंगकिंग प्रांत से लिंग्यू संप्रदाय और दानव अधीनता संप्रदाय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 पड़ोसी प्रांतों से प्रथम श्रेणी के बल सभी यहाँ होंगे। एल्डर फैंग ने नीचे देखा और गंभीरता से बोला। लियू परिवार के सदस्य जिन्होंने अत्याचारी तलवार, प्राचीन फिस्ट संप्रदाय, डोंगकिंग प्रांत के लिंग्यू संप्रदाय और दानव अधीनता संप्रदाय का अभ्यास किया, वे सभी प्रथम श्रेणी के बल थे। जिसके बारे में बोलते हुए दक्षिणी प्रांत अपेक्षाकृत कमजोर था और उसके पास प्रथम श्रेणी की सेना नहीं थी। स्वागत है सबका हमारे 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस में। ठीक 10 बजे एक बूढ़ा व्यक्ति मंच पर आया और मेहमानों से बोला। बूढ़ा जोर से बोल रहा था और उसे किसी अन्य ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी आवाज को सभी के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने में सक्षम थे। ये साउंड ट्रांसमिशन आर्ट है। ये बूढ़ा कम से कम लेवल 8 का मार्शल आर्टिस्ट है। एल्डर फैंग ने जियोयू को समझाया। मार्शल आर्टिस्ट लेवल 8, अविश्वसनीय। जियोयू ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस को प्रथम श्रेणी के बलों के बीच भी शीर्ष स्तर पर माना जा सकता है। उनके पास 5 से 6 जन्मजात विशेषज्ञ हैं और उनके शिष्य बेहद मजबूत हैं। एक सामान्य प्रथम श्रेणी के बल की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती है। एल्डर फैंग ने अपनी व्याख्या जारी रखी। जियोयू ने अपना सिर हिलाया और उत्सुकता से नीचे देखा। हमारे पास आज नीलामी के लिए कुल 40 आइटम हैं। आगे की हलचल के बिना हम पहली वस्तु के लिए नीलामी शुरू करेंगे। ली बाई का एक वास्तविक सुलेख टुकड़ा। 1. ली बाई को कई लोग स्वॉर्ड सेलेस्टियल के रूप में जानते थे और उन्होंने अपनी तलवारबाजी को अपनी सुलेख में एकीकृत किया था। यदि कोई उसकी सुलेख से उसकी तलवारबाजी को समझ सकता है तो वह निश्चित रूप से दिव्य तलवार की विरासत प्राप्त करने और अजेय बनने में सक्षम होगा, बूढ़े व्यक्ति ने टिप्पणी की। 2 खूबसूरत और कम कपड़ों में कर्मचारियों ने नीलामी के चरण में सुलेख का एक टुकड़ा ले लिया। लिखावट जंगली थी लेकिन उसमें तेज खिंचाव था। कोई भी प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट ये बताने में सक्षम होगा कि सुलेख का ये टुकड़ा साधारण नहीं था। हालांकि इसमें से कुछ भी समझ पाना बेहद कठिन था। शुरुआती कीमत $20 मिलियन होगी। नीलामी शुरू होती है। डिंग, $25 मिलियन। जैसे ही बूढ़े ने अपना वाक्य पूरा किया, मंच पर स्क्रीन ने दिखाया कि कोई है जिसने बोली बढ़ाई थी। इस नीलामी के लिए किसी को कार्ड नहीं बनाना होगा। सबके सामने एक बटन था। किसी को केवल बोली मूल्य दर्ज करना होगा और अपनी बोली जमा करने के लिए बटन दबाना होगा। टेबल 8 पर उस मिस्टर से $25 मिलियन। क्या कोई है जो बोली लगाना चाहेगा? बोली की कीमत देखकर बूढ़े ने एक कीमत बताई। भीड़ ने तुरंत अपना ध्यान तालिका 8 की ओर लगाया। ये सुलेख टुकड़ा, मैं निश्चित रूप से इसे प्राप्त करूंगा। तालिका 8 के आसपास लियू फेउन ने अपना सिर गर्व से उठा लिया और सभी को अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। वह अत्याचारी तलवार की छोटी तलवार आकाशीय है। ये लियू परिवार है। चलो इसके बारे में भूल जाओ। हम स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी के लिए लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। चूंकि यंग मास्टर लियू इतने दृढ़ हैं, हम स्वाभाविक रूप से आपके साथ किसी ऐसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। भीड़ ने लियू फेउन को देखा।
उनमें से कुछ ने उनका अभिवादन किया जबकि कुछ ने पारंपरिक शब्दों का आदान प्रदान किया। 1. नीलामी घर के भीतर, लियू परिवार शक्ति के मामले में शीर्ष 4 में स्थान प्राप्त करेगा। जब तक यह आवश्यक न हो, कोई भी लियू परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहेगा। हाँ, धन्यवाद सब लोग। लियू फेउन ने एक उत्साहित रूप प्रकट किया। वह जोर से हंसा और भीड़ का अभिवादन किया और उसके बाद अपना ध्यान लेन क्विंग्यू की ओर लगाया जो उसके बगल में था। क्विंग्यू, अगर थोड़ी देर में गहने से संबंधित कोई सामान आता है तो मैं आपके लिए बोली जीत सकता हूँ। हमारे लियू परिवार के नाम के साथ अन्य लोग अभी भी हमें सम्मान देंगे। लियू फेयुन ने लैंग क्विंग्यू को गर्व से देखा। धन्यवाद श्री लियू। हालांकि द झोल ज्वेलरी में उनके समर्थन के रूप में लिंग्यू संप्रदाय है। क्या मैं यंग मास्टर लियू को परेशान करूंगा? लैंग क्विंग्यू ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और कुछ ही दूरी पर एक मेज की ओर देखा। लिंग्यू संप्रदाय। लियू फेयुन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्विंग्यू, हमारा लियू परिवार लिंग्यू संप्रदाय से नहीं डरता। मुझे अपनी मदद करने दें। यदि हमारा दुश्मन केवल लिंग्यू संप्रदाय है तो डरने की कोई बात नहीं है। इस समय मंच पर मौजूद बूढ़ा व्यक्ति अचानक चिल्लाया, सूट 13 से $35 मिलियन की बोली। क्या कोई है जो बोली बढ़ाना चाहेगा? लियू फेयुन अवाक रह गए। उनके चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और बड़े पर्दे की ओर देखा। उस पर सूट 13 ने ली बाई की सुलेख कार्य के लिए $35 मिलियन की बोली लगाई थी। भीड़ भी थोड़ा चौंक गई जब उन्होंने गुस्से में लियू फेयुन को देखा। $40 मिलियन। लियू फेयुन का चेहरा डूब गया। उसने अपना सिर उठाया और सूट के स्थान को देखा जैसे उसने उपहास किया। $45 मिलियन। इस समय सूट 13 ने बोली को और $5 मिलियन बढ़ा दिया। लियू फेयुन के चेहरे पर उदासी भारी थी। अभी कुछ समय पहले उसने अभी भी आत्मविश्वास से दावा किया था कि हर कोई उसके लियू परिवार का सम्मान करेगा। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, कोई बाहर खड़ा हो गया और उसका मुकाबला करने लगा। कार्रवाई उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान थी। एंड नोट्स। ली बाई चीनी इतिहास की एक बहुत प्रसिद्ध कवयित्री हैं। यहाँ अभिवादन का मतलब किसी को हाथ हिलाना या इसी तरह की कार्रवाई करना नहीं है। क्रिया बाएं हाथ से दाहिनी मुट्ठी को जकड़ने के समान है।